गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका हमने पहला भाग देखा था जिसमें हम लोगों ने द क्लासिफिकेशन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको हमने देखा था कि परिवहन साधनों का वर्गीकरण हमने देखा था, जिसमें हम लोग भूमि, जल और वायु परिवहन को विभाजित किया था, वर्गीकृत किया था और उसके अलग अलग प्रकारों को हमने देखा था। और उसमें हमने पहले भाग में देखा था मुख्यतः जो स्थल परिवहन या भू परिवहन, जिसको हमने सड़क परिवहन को लगभग 6 भागों में हमने उसको देखा था। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला मार्ग, उसके बाद में स्थानीय मार्ग और सीमा सड़क, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसका विस्तार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसके महत्व एवं समस्याओं के बारे में भी अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इसके आगे का हम लोग देखेंगे जो रेल परिवहन। रेल परिवहन ये भी एक बहुत ही परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख क्यों है? ठीक है, इन प्रश्नों की भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ रेल परिवहन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में रेल परिवहन जो है वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। मतलब लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और छोड़ना और वस्तुओं को भी ले जाने का काम करती है रेल। रेल परिवहन जो है अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, घूमने के लिए, तीर्थ यात्राएं करने के लिए, वह लंबी दूरी का सामान का परिवहन है। तो रेल परिवहन मुख्य रूप से लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आसान और आरामदायक परिवहन है। एक परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है, यानी कि इंटीग्रेटिंग, मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम ये रेल करती है। सभी राज्यों से गुजरती है, सभी समुदायों को लेकर जाती है और सभी वस्तुओं को ले जाती है। इस राज्य की वस्तुएं उस राज्य में, वहाँ की यहाँ, इस प्रकार से एक इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग कह सकते हैं। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी। प्यारे बच्चों, रेलवे के कारण ही हमारे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, क्योंकि रेलवे एक स्थान की चीज़ें दूसरे स्थान पर न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करती है या पहुंचाती हैं, बल्कि उद्योगों के लिए लगने वाले कच्चे माल और पक्के माल को भी बंदरगाहों तक या अन्य स्थानों तक ले जाने का काम रेल करती है। साथ में कृषि का माल भी कारखानों तक और पक्का माल लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है। और इसीलिए ये अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि तीनों के विकास में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। सस्ता और लंबी दूरी के लिए आरामदायक सफ़र है रेल, और दुर्घटना के बहुत ही कम अवसर है, और इसीलिए रेल एक बहुत ही अन्य परिवहन साधनों की तुलना में महत्वपूर्ण साधन है। 31 मार्च 2011 के अनुसार भारतीय रेल की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई है, जो रेल मार्गों की लंबाई लगभग 64,460 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन हैं। इसमें 9,213 रेल इंजन उस समय थे। यात्री सेवा वाहन 53,220, 6,493 अन्य कोच वाहन तथा 2,29,318 मालगाड़ियाँ सम्मिलित है। तो ये हमारी रेलवे की स्थिति है 2011 तक। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है, 16 जोन्स है इसके। तो भारत में जो रेल है वो अनेक गेज पर तय करती है। तो इसमें प्रमुख 3 गेज है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। तो उसके मीटर के आधार पर 1.6 उसके जो गेज होता है उसको हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं। मीटर लाइन 1 मीटर की होती है और छोटी लाइन 0.762 या 610 तक उसका होता है, तो इसे हम लोग छोटी लाइन कहते हैं।
देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों, परिवहन के साधनों को जो प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे अभी रेल परिवहन को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। भू आकृतिक कारक क्या है? उत्तरी मैदान जो है समतल भूमि है, उत्तरी मैदानी प्रदेश समतल भूमि वाला होने के कारण और अधिक जनसंख्या वाला होने के कारण और संपन्न कृषि व प्रचुर मात्रा में वहाँ संसाधन उपलब्ध है, इसके कारण वहाँ पर रेल परिवहन के विकास के लिए उत्तरी मैदान पूर्ण रूप से सहायक है। उत्तरी मैदानों में रेल का विकास करना बहुत ही आसान भी है और उपयोगी भी है। यद्यपि वहाँ पर अनेक नदियों के जाल के कारण उन पर पुलों के निर्माण में बाधाएं आई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रेल का जाल बिछाना अन्य भूभागों की तुलना में आसान है। प्रायद्वीपीय भारत में देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों से होकर गुजरती है। हालांकि यहाँ पर प्राकृतिक स्थिति थोड़ी विपरीत है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भी रेल का विकास हुआ है। हालांकि सभी क्षेत्र में नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सुरंग बनाए गए हैं और रेल निर्माण की गई है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच है। विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी होने के कारण रेल लाइन के निर्माण में यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और इसीलिए रेल लाइन यहाँ बहुत ही कम पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है। सह्याद्री क्षेत्र में भी घाट दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है, तो इसके कारण वहाँ पर जो तटीय इलाकों से ही ये रेल लाइन जाती है। लेकिन आप लोग जानते हैं, भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास किया गया है। यात्री और वस्तुओं के आवागमन को एक सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि वहाँ पर भूस्खलन और रेलवे ट्रैक में धंसना जैसी कई समस्याएं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अभूतपूर्व ऐसा ये विपरीत भौगोलिक स्थिति होने के बावजूद भी कोंकण रेलवे बनाई गई है और ये एक महत्वपूर्ण, क्या कहें हम लोग कि महत्वपूर्ण प्रयास था, जो आज भी बहुत ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में हम लोग ये हो गए भौगोलिक कारक। था अभी आर्थिक कारक। रेलवे के विकास के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। जब रेलवे का विकास होता है तो पटरियों के निर्माण के लिए अनेक खेती आ जाती है, ठीक है। तो खेतियों के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, लोगों का विस्थापन होता है, रेलवे स्टेशन बनाया जाना पड़ता है, कई सारे कर्मचारियों की नियुक्ति, कई सारे ऐसे चीज़ों के लिए धन, बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। प्रशासकीय कारक, अंतर राज्यों के सहयोग में भिन्नता, ठीक है। हर राज्य से ये रेल जब जाती है तो कोई राज्य सहयोग नहीं करता है रेल के निर्माण करने के लिए। कोई किसान विरोध करते हैं, कोई लोग विरोध करते हैं, कोई सरकार उसका सहयोग नहीं करते हैं। इसके कारण भी निर्णय लेने में मुश्किलें आती है। तो ये प्रशासकीय कारण है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख कारण हैं जो भारत में रेलवे के विकास के लिए प्रभावित करने वाले कारक है। रेल परिवहन के सामने कौन सी चुनौती है? तो वेरी सिंपल, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति की हानि करते हैं, चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, कई बार ट्रेन लूटी जाती है, लोग जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अधिकतर गाड़ियां विलंब से चलती है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम देखेंगे दूसरा परिवहन का साधन जो है ये स्थल परिवहन का पाइपलाइन। तो सड़क परिवहन हमने देखा, अभी हमने जो रेल परिवहन देखा, अभी हम लोग देखेंगे पाइपलाइन। तो ये परिवहन जो पाइपलाइन, यह परिवहन का एक बहुत ही नया साधन है। पहले ये साधन नहीं था, हाल ही कुछ सालों में इसको विकसित किया गया है। पहले पाइपलाइन का उपयोग केवल शहरों और उद्योग तक जल पहुंचाने के हेतु किया जाता था, लेकिन आज इसका उपयोग अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद व तेल के प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों, सुदूर मतलब दूर के आंतरिक भागों में स्थित जो शोधनशाला है, सामान्यतः ये तटीय इलाके में होती है,
जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण संभव हुआ है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन बाद में उसको चलाने के लिए कोई अधिक लागत नहीं आती है। रखरखाव का खर्चा बहुत ही कम है और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवहन का साधन है। वहन में देरी या हानि या इसमें नहीं की बराबर है, क्योंकि एक बार पाइपलाइन से जो शुरू हो गया फोर्स तो इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है और उस बीच में कोई रुकावटें नहीं के बराबर होती है और इसीलिए इसमें हानि की संभावनाएं कम है। देश में पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल बिछाए गए हैं। नंबर 1, ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक एक पाइपलाइन का जाल है। इसकी और एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक आती है और दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। तो इस प्रकार से ये पहली पाइपलाइन है हमारी देश की। दूसरी जो पाइपलाइन का जाल है वो गुजरात से सलाय से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा है वडोदरा के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों को भी जोड़ती है। तो छोटी छोटी फिर बाद में साइड में उसको बाइफरकेट किया गया है और जोड़ा गया है, तो ये अन्य शाखाएं हैं। तीसरी जो प्रमुख जो पाइपलाइन जाल है गुजरात में हाजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसके लिए HVG उसको पाइपलाइन कहा जाता है या HBJ, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला के अन्य स्थानों पर भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से भारत में ये 3 पाइपलाइन का जाल है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस व अन्य पदार्थों को ठीक है भेजा जाता है। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, भारत के ये जो जाल है, देखिए यहाँ से ये आसाम से ये कानपुर तक, फिर उसी को फिर ये हल्दिया तक ये जोड़ा गया है। ये एक लाइन है हमारी, ठीक है। दूसरी जो लाइन है ये आपकी विरमगाम से लेकर पोरबंदर को, ठीक है, ये जालंधर तक ये एक लाइन है और इसी को फिर इसको दिल्ली में इसको ये किया गया है और इधर ये कोटा तक इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। तीसरी जो है आपकी ये इंदौर से लेकर ये आपकी मुंबई और ये यहाँ से ये आपकी हाजीरा, ठीक है, जगदीशपुर जो है ये शाहजहांपुर, ये दिल्ली तक। इस प्रकार से ये प्रमुख लाइन है HBJ लाइन। और नीचे भी देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये मैंगलोर से ये एक लाइन है, ये हैदराबाद से विशाखापट्टनम में है और ये कौर से चेन्नई तक है और ये कोची बंदरगाह को आने वाली एक लाइन है। इस प्रकार के छोटी लाइनों का भी विकास हुआ है। तो ये सारे भारत के पाइपलाइन हैं जिसमें क्रूड ऑयल, ठीक है, LNG गैस, LNG, ठीक है, अपग्रेडेशन और प्रोडक्ट पाइपलाइन ये भेजे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ध्यान दीजिए, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है। बहुत बार हम लोग रेल परिवहन सस्ता और लंबी दूरी के लिए साधन है, लेकिन सबसे सस्ता साधन नहीं है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी वस्तुलकाय वस्तुएं ढोने में सक्षम है। तो इसमें भारी मात्रा में, मतलब भारी वस्तुएं, हेवी और विस्तृत मात्रा में जहाज़ों में लाद कर इसको भेजा जा सकता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। तो ये परिवहन जो है ऊर्जा सक्षम है ये, क्योंकि बहुत ही कम वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बार अगर इंजन स्टार्ट होता है तो फिर पानी में तैर करे उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की खपत नहीं होती है और ये पर्यावरण अनुकूल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है और रास्ते बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जल परिवहन ये सस्ता परिवहन है। जल परिवहन को भागों में विभाजित किया जाता है, एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री परिवहन। ये 2 भागों में विभाजित किया जाए। आंतरिक मतलब देश के सीमा के अंदर और समुद्री मतलब खुला जो समुद्र पर परिवहन होता है। आंतरिक जल परिवहन भारत में अतस्थलीय नौसंचालन, उसको अतस्थलीय कहा जाता है। जलमार्ग लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। मतलब जो मशीन से चलने वाली नौकाएं केवल 5,685 और बाकी लगभग 8,000 जो है
वो हाथ से ही नाव चलाए जाते हैं पारंपरिक रूप से। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग प्रमुख 5 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। नंबर 1, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। उसको ही नवगम्य जलमार्ग संख्या या राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं, जो हल्दिया बंदरगाह से इलाहाबाद जो गंगा नदी के इसमें ये मार्ग है। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्रा नदी जलमार्ग है, जिसको जलमार्ग नंबर 2 कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। केरल में पश्चिम तटीय नहर जो है वहां पर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, उद्योग मंडल तक तथा चंपाकारा नहरें 2205 किलोमीटर है। नवगम्य जलमार्ग संख्या 3 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। काकीनाडा व पुदुचेरी नहर स्ट्रेच से साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार किया गया है 1078 किलोमीटर, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। और 5वां है मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल जो उड़ीसा है, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार 548 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग। तो मुख्यतः भारत में ये जो सारे जलमार्ग है ये नदियों और नदियों के नहरों में है, और इसी के साथ ये 5 प्रमुख जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। इसके अलावा मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पच्चजल और कुछ नदियों का ज्वारीय विस्तार, अन्य विस्तार जलमार्ग। जब समुंदर को जब बाढ़ आती है तब ज्वार आता है, तब वो पानी जो है खाड़ियों के मतलब नदियों के अंदर तक घुसता है, तब वहाँ भारी मात्रा में जल परिवहन होता है, तो उसको कहते हैं ज्वारीय परिवहन। तो इसे आप लोग अब हम लोग मैप में देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए एक मिनट पहले हम लोग थोड़ा उत्तर भारत का देख लेते हैं। देखिए ये पहला जो है आपका इलाहाबाद से, ठीक है, हल्दिया तक, ये पहला है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आप देखिए ये ब्रह्मपुत्रा नदी से ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा राष्ट्रीय मार्ग जो है ये उदक मंडल कैनल जो है, तो वेस्ट कोस्ट कैनल भी कहा जाता है इसको, चंपाकारण कैनल, ये है आपका केरल में। ठीक है, चौथा आप देखिए ये लगभग चेन्नई से जो है तटीय इलाके से जो है तो आपका काकनांदा कैनल जो है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी जो है, ये गोदावरी नदी है और ये आपकी कृष्णा नदी है, इसका डेल्टा प्रदेशों में ये पूरा आ जाता है। तो ये चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और 5वां प्यारे बच्चों ये महानदी वाला ये यहाँ है। तो इस प्रकार से ये भारत के प्रमुख जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे खुला परिवहन, समुद्री परिवहन। प्रमुख समुद्री पत्तन जो है, तो भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते थे। देखिए भारत का जो विदेशी व्यापार जो निर्यात होता है या आयात होता है उसका 95% केवल ये पत्तनों द्वारा यानी जलमार्ग द्वारा होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं और विस्तृत मात्रा में भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांडला पत्तन। ये कांडला पत्तन जो है आपका गुजरात में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए, तो कांडला बंदर का निर्माण जो है विभाजन के बाद में कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। इसके कारण उसका भार जो है ये वहन करने के लिए ये कांडला पत्तन का निर्माण किया गया। और दूसरा मुंबई के जो पत्तन है, मुंबई के पत्तन के भार को कम करने के लिए इस कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया है। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मतलब इन राज्यों के जो खाद्यान्न है वो सारे कांडला बंदरगाह तक जाते हैं और वहां से आयात निर्यात होता है।
दूसरा जो है मुंबई पत्तन, ये सबसे बृहत्तम पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय भी है। ये पोताश्रय क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मुंबई में ये दो पत्तन है। मुख्य पत्तन मुंबई सबसे बड़ा पत्तन, 1 नंबर का पत्तन है, सबसे ज़्यादा यहाँ से आयात निर्यात होता है, बहुत बड़ा भार है इस पत्तन पर। इस भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद में गोवा में मार्मागोवा पत्तम, लोएस के निर्यात के संदर्भ में मार्मागोवा पत्तम देश का महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा लोएस, वैसे लोएस के भंडार उसमें भी है गोवा में, इसके कारण यहाँ से भारी मात्रा में लोएस का जो निर्यात होता है मार्मागोवा पत्तन। यहाँ देश के कुल निर्यात का आधा प्रतिशत लोएस निर्यात होता है। उसके बाद में नी मैंगलोर पत्तन कर्नाटक में, कुंद्रेमुख खानों से निकले लोएस का निर्यात इस पत्तन से प्रमुख रूप से किया जाता है और अन्य चीज़ों का भी निर्यात होता है। उसके बाद में कोची पत्तन, ये सुदूर पश्चिम में स्थित है। यह एक लैगून जिसे खाड़ी हम कहते हैं, इसके मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है, और कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित द्वारा बनाया गया पत्तन। तुतिकोरिन पत्तन पूर्वी छोर पर तमिलनाडु के तुतिकोरिन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है और एक बहुत महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में ये काम कर रहा है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। उसके बाद में चेन्नई पत्तन, चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। ये कृत्रिम पत्तन है यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। व्यापार की मात्रा व लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान है मुंबई, दूसरा स्थान है चेन्नई। उसके बाद में विशाखापट्टनम, ये बहुत प्राचीन पत्तन है। तो विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लोएक्स निर्यात के रूप में किया गया था। पारादीप पत्तन, यह पत्तन लोएस का निर्यात करता है जो आपका उड़ीसा में है। उसके बाद में कोलकाता पत्तन, यह एक अतस्थलीय नदीय पत्तन है यानी कि नदी के खाड़ी में ये विकसित है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता। हुगली नदी का जो भी अवसाद है वहाँ जमा होता है और इसीलिए फिर वहाँ जहाज रखना मुश्किल हो जाता है और इसलिए तल से इनको वो जो तलछट है या जो अवसाद है उन्हें बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए उसको हर साल साफ करना पड़ता है। इसी के बाजू में हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया। कोलकाता पत्तन को सहायक पत्तन के रूप में हल्दिया पत्तन को विकसित किया गया है। तो ये भारत के प्रमुख पत्तन है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कांडला बंदर। ये कांडला बंदर है, ठीक है। ये मुंबई के दो आपका मुंबई पत्तन व जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पोर्ट जो है। उसके बाद में ये मार्मागोवा जिसे हम लोग गोवा में कहते हैं। उसके बाद में न्यू मैंगलोर कर्नाटक में। उसके बाद में केरल में कोच्चि है। उसके बाद में ये तुतिकोरिन जो बहुत महत्वपूर्ण पत्तन माना जाता है। उसके बाद में ये चेन्नई पत्तन है। उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ये उड़ीसा में पाराद्वीप और ये कलकत्ता व उसी के बाजू में ये हल्दिया, ठीक है। ये प्रमुख जो है पत्तन है जो भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं और आयात और निर्यात में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम देखेंगे पोताश्रय और पत्तन के बीच क्या अंतर है, हार्बर और पोर्ट। तो देखिए, वाइल हार्बर एंड पोर्ट में लाइक सिमिलर, वैसे दोनों सेम है। सिमिलर स्ट्रक्चर अलोंग ए कोस्टलाइन, दे सर्व डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। तो दिखने के लिए दोनों ही सेम है लेकिन उनके थोड़े वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अ हार्बर इज आइदर नेचुरल और मैन मेड, मतलब पोताश्रय जो है वो नेचुरल भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। हार्बर्स प्रोवाइड सेफ एनकरेज टू शिप्स इन कंडीशन ऑफ बैड वेदर। हार्बर में जहाज़ों की मरम्मत भी की जाती है और बैड वेदर में उसको सेफली वहाँ रखने का काम होता है, इतनी वहाँ सुविधाएं होती है। Ports are mostly man-made and are bigger and
हैव मेनी फैसिलिटीज, ठीक है, वो बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होती है पोर्ट में। पोर्ट्स आर मेनली यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स, ठीक है, वहाँ सामान को चढ़ाया उतारा जाता है, सामान्यतः यही होता है। लेकिन हार्बर पे पूरे उनके गोडाउन, सामान रखने की चीज़ें सारी, जहाज़ों की मरम्मत, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये दूसरा भाग हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके जो प्रमुख प्रश्न है उन प्रश्नों को आप देख लीजिए और उसके उत्तर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।